सभी श्रोतागण को मेरा सादर जय सच्चिदानंद अभिवादन। प्रैक्टिकल कॉग्निटिव साइंस का 11वां एपिसोड आज हम यहाँ फिर आपके सामने ला रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने राइट ब्रेन के ऊपर चर्चा की थी कि जीवन में अगर हमें सफलता को प्राप्त करना है तो ब्रेन के दाहिने भाग को, राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, उसको सुपरवाइजर बनाना ही पड़ेगा। और एक कहा भी है, द की टू सक्सेस इन लाइफ इज़ द राइट ब्रेन। तो राइट ब्रेन के बहुत से गुण हमने डिस्कस किए थे कि इसके अंदर इंट्यूशंस है, क्रिएटिविटी है। आज हम इसको और भी डिस्कस करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट राइट ब्रेन का एक्टिवेशन हमारे लाइफ में है। तो हमें वो मोबाइल आजकल बेकार लगता है, कहते हैं भैया सब कुछ तो है, मोबाइल भी है, सब कुछ है, पर इसमें नेट नहीं है। इंटरनेट कितना इम्पोर्टेंट हमें हो गया आज। पहले जब तक इंटरनेट का पता नहीं था तो मोबाइल ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ था, पर अब बिना इंटरनेट के मोबाइल बेकार लगता है। ऐसे हम अहंकार करते हैं, इतराते हैं अपने ब्रेन के ऊपर कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे अंदर इतनी योग्यता है, मेरी बुद्धि इतनी तीव्र है। पर सज्जनों, ये सारी जो है ये बाएं ब्रेन की क्वालिटी को लेकर हम इतरा रहे हैं। पर हमको हमारे अंदर जो इंटरनेट है, राइट ब्रेन, इसकी जानकारी नहीं है, इसके महत्व का पता नहीं है। जब इसके महत्व का पता लगता है, ये हमारे जीवन में इसके इफेक्ट आने लगते हैं, तब पता लगता है कि हम कितनी बड़ी मिस्टेक लाइफ में कर रहे थे। इसके बिना जीवन का आनंद है ही नहीं, सक्सेस रेट हमारी कंप्लीट होगी नहीं, लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगा ही नहीं। इस सब अगर हमको परफेक्ट लाइफ बिताना है तो हमको इस राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। और इसको बिना एक्टिवेट किए पूरा ब्रेन पावर काम भी नहीं करेगा, क्योंकि जैसे दो पाँव पे जब हमारी इक्वली स्ट्रांग होते तब हम दौड़ सकते हैं, कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, बहुत बड़ी दौड़ लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा एक पाँव कमज़ोर है, एक पाँव तगड़ा है, एक पाँव कितना भी मजबूत हो, कितना भी स्ट्रांग हो, हम अच्छी तरह दौड़ नहीं सकते। लाइफ में भी सक्सेस पाने के लिए, जीवन को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए हमें दोनों ब्रेन का सहयोग चाहिए। और आज जो संसार की स्थिति है, जो माहौल है, वो बाएं ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा है, दाहिना ब्रेन हमारा एक्टिवेट नहीं हो रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है इंट्यूशन, ये वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब हम इंट्यूशन के रहस्य को समझ लेते हैं तब पता लगता है कि वास्तव में भगवान ने ये संसार हमारे लिए सुख के लिए बनाया था। ये प्ले, ये गेम एंजॉयमेंट के लिए बनाया था, पर उसके प्लान को ही हम नहीं पकड़ पा रहे, इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं। नदी जो होती है, नदी जिधर बह रही है, आप उधर तैरोगे तो आप और हम लंबी दूर तक जा सकते हैं बिना थके हुए, क्योंकि नदी का जो बहाव है वो हमको हेल्प करेगा। और हम उसके विपरीत अगर जाते हैं तो थोड़ी दूरी मुश्किल से चल पाएंगे, थक जाएंगे और हो सकता है डूब भी सकते हैं। ऐसे ही महान पुरुषों ने बताया, सदगुरु महाराज इस बात को बताते हैं कि जो कॉस्मिक प्लान है हर व्यक्ति के लिए, उस कॉस्मिक सर्वर ने, उस सुपर इंटेलिजेंस ने, या उसको यूनिवर्सल माइंड को, कुछ भी शब्द यूज करो, क्रिएटर को, कॉस्मिक इंटेलिजेंस को, उसने हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए प्लान बना रखे हैं कि किस तरह हमारे लाइफ, हमारा जीवन श्रेष्ठ और सुखमय और आनंदमय बन सकता है। वो प्लान हमें देता है और वो प्लान थ्रू राइट ब्रेन आते हैं, जिसका हम इंट्यूशन कहते हैं कि तुम ये करो, ऐसे करो। पर हमने उसको ब्लॉक कर रखा है, इंटरनेट के उसको वाईफाई को ऑफ कर रखा है,
तो सिग्नल आएगा कैसे? वाईफाई चालू करनी पड़ेगी, और आपको पता है वाईफाई के लिए पासवर्ड चाहिए, वाईफाई के लिए पासवर्ड भी चाहिए। तो ये जो राइट ब्रेन को सुपर कंप्यूटर से, उस सुपर सर्वर से कनेक्ट करना है, उसके सिग्नल को पकड़ने का जो वाईफाई है, वह क्या है? वह है जिस साधना को हमने, आपने, सबने गर्भ में किया था। और जब हमारा राइट ब्रेन चालू हो जाएगा, तब हमें जीवन में काफ़ी कुछ जानने का, समझने का, प्रकृति के रहस्यों को काफ़ी हद तक जानने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। उद्दालक ऋषि थे, उनका जो पुत्र था उसका नाम श्वेतकेतु था। उसको पढ़ने के लिए, भौतिक विद्या सीखने के लिए वहाँ भेजा गया बनारस, और वह सारी विद्याओं में, वेदों में, शास्त्रों में पारंगत होकर के और वापस आया। चूँकि काफ़ी बड़ा विद्वान हो गया था, तो उसकी जय जयकार होने लगी, जगह जगह उसके इनविटेशन आने लगे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने लगा। उसमें क्योंकि सम्मान जो है, यश जो है, वह खतरनाक भी होता है। उसमें इस बाएं ब्रेन के अंदर अहंकार डेवलप होने लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। वास्तव में हम कुछ नहीं जानते। सृष्टि की ज्ञान की कंपैरिजन को लेते हमारी नॉलेज बहुत कम है, और जो ज्ञानी है वही इस बात को समझता है। तभी तो जब सॉक्रेट से पूछा गया, लोगों ने पूछा कि लोग आपको वाइस क्यों मानते हैं, ज्ञानी क्यों मानते हैं, वाई पीपल कॉल यू वाइस? तो सुकरात ने सिंपल आंसर दिया, बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग। क्योंकि मुझे पता है मैं अभी भी कुछ भी नहीं जानता हूँ। एक समुद्र के किनारे कितनी बालू होती है, हम एक कण के बराबर भी हमारा नॉलेज नहीं है। इतना वास्ट ये संसार है, इतनी इन्फिनिट ये संसार है। इसीलिए अहंकार होना हमारा कमजोरी है, समझिए, यह हमारी अल्पज्ञता है। तो उद्दालक ऋषि का जो पुत्र था श्वेतकेतु, उसको अभिमान होने लगा कि मैं तो इतना जानकार हूँ, मेरे पिताजी तो अनपढ़ हैं। उसने पिताजी को प्रणाम करना भी छोड़ दिया। उद्दालक ऋषि ने देखा कि मेरे लड़के को अभी भी जो चीज़ें सीखनी चाहिए थी इसने नहीं सीख रखी है। एक दिन बुलाया श्वेतकेतु को, कहा पुत्र तुम सारी विद्या सीख करके आ गए, सब कुछ सीख लिया? बोला हाँ पिताजी, जितनी विद्याएं थी वहाँ पर वो सब में पढ़ के, सीख के, ट्रेंड होके आ गया। कहा तुम्हारे गुरुजनों ने, आचार्यों ने तुमको वह विद्या भी सिखाई जिसको सीखने के बाद, जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। देखिए कितनी अचंभे की बात कर रहे हैं कि क्या तुमने वह विद्या भी सीखी जिसको सीखने के बाद कुछ सीखना बाकी नहीं रहता है? बोले पिताजी ऐसे तो कोई विद्या की चर्चा भी नहीं हुई, ना मुझे सिखाए। तो बोले भैया फिर तो तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई, एक बार फिर जाओ बनारस और इस पढ़ाई को पूरा करके आओ, उस विद्या को भी सीख करके आओ, उसका भी नॉलेज प्राप्त करके आओ जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। श्वेतकेतु गया दोबारा, उसके जो टीचर्स थे, आचार्य थे, उसको देखकर हैरान हो गए। बोले भैया आप क्यों आए हो दोबारा? हमने तो आपको सब कुछ सिखा दिया, जितनी विद्याएं हम जानते थे सब कुछ सिखा दिया। बोला नहीं, मेरे पिताजी ने भेजा है कि उस विद्या को भी जानना है जिसको जानने के बाद कुछ जाके जानना बाकी नहीं रहता। वह हंसने लगे। बोले वो तो राजविद्या है, आत्मविद्या है। उसके जो ज्ञाता हैं, उस विद्या के जो आचार्य हैं, वो तुम्हारे पिताजी हैं। उस आत्म विद्या को सीखना चाहते हो जिसको जानने के बाद सब कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, उसके मास्टर तो तुम्हारे फादर हैं। जाओ उनसे निवेदन करो और उस विद्या को प्राप्त करो। तो सज्जनों, श्वेतकेतु वापस आता है, अपने पिता को प्रणाम करता है और उनसे निवेदन करता है
कि मुझे उस तत्व विद्या का, आत्मविद्या का उपदेश करे। यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना, कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुष के पास जब जाओगे वो तुम्हें उस आत्मविद्या का, उस तत्व विद्या का एलिमेंट्री नॉलेज देंगे जो सारी सृष्टि को जिसने धारण कर रखा है। तो वह जो आत्मविद्या है, वह विद्या को जानने के बाद में कहते हैं कुछ जानना बाकी नहीं रहा सज्जनों, वह राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, क्योंकि वह जो कॉस्मिक सर्वर है उसके पास सारी जानकारी है। हम जैसे सर्च इंजन में डालते हैं तो इंफॉर्मेशन आता है, ऐसे जब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव रहता है, अगर हम और गहराई में जाएं तो एक्चुअली मान लीजिए हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी है, हमें कुछ सीखना है, जानना है, या हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है उसका हम हल चाह रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क से मन के अंदर जाता है। और मन मेटाफिजिकल है, फिजिकल नहीं है। वैसे फिजिकल बन भी जाता है टेम्परेरी, पर इसका एक्चुअल जो स्वरूप है वो पराभौतिक है। और वह जो यूनिवर्सल माइंड है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, ये पास ऑन उस प्रॉब्लम को, उस प्रश्न को, उस समस्या को वहाँ पास ऑन कर देता है। और वहाँ से अब कोई भी समस्या का समाधान, कोई भी प्रश्न का उत्तर वहाँ से आ सकता है। और वह जब आता है तो एक किस्म की खुशी भी होती है, आनंद भी प्राप्त होता है। और जितने भी संघर्ष जीवन में आए, जिसका उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्शन हो गया, यूनिवर्सल माइंड से, जो सर्वज्ञ है, वह जीवन में संघर्षों को पार करता हुआ चला जाएगा। वह संघर्ष उसको टेंशन और डिप्रेशन नहीं देंगे। संघर्ष तो आएंगे जीवन में, क्योंकि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, वह तो कुछ भी नहीं बन सकता। पतंग का उदाहरण हम लोगों ने कई बार सुना है। पतंग हम उड़ाते हैं, अगर उसको पक्ष की हवा मिल गई तो सीधी जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो हम पतंग विपरीत हवा के विपरीत उड़ाते हैं, और जब विपरीत उड़ाते हैं तो वह पतंग कितनी ऊपर आसमान में चली जाती है। ऐसे जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी ज़्यादा संघर्ष आएंगे, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, वो जीवन में उतना ही महान बनेगा। हाँ, प्रॉब्लम उसको मेंटल टेंशन नहीं दे। वह कब होता है? जब उसका राइट और लेफ्ट दोनों मिल के काम करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्रेन होता है। क्योंकि प्रॉब्लम आए, लेफ्ट अगर उस पर ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो लेफ्ट में टेंशन और डिप्रेशन हो जाएंगे। पर वो मैसेज राइट ब्रेन को पास ऑन हो गया, उसके थ्रू कॉस्मिक सर्वर में चला गया, वहाँ से सॉल्यूशन आ गया और वो डिकोडिंग हो गई राइट ब्रेन के द्वारा, और समस्या का समाधान हो गया। अनेकों उदाहरण, अनेकों जिनके साधना करने वाले भक्तों के, प्रेमियों के जीवन में ऐसे उदाहरण है कि समस्या का समाधान निकल गया। इतना ही नहीं, ये तो इंट्यूटिव ब्रेन है, ये कुछ भी कर सकता है। मेरा एक मित्र था, उसने एक पुराना घर खरीदा। घर में वह 40-50 साल पुराना मकान खरीदा उसने। अब पहले के लोगों को आर्किटेक्चर प्लानिंग नहीं होती थी। मजबूत तो बहुत बनाते थे, सीमेंट ही सीमेंट होती थी, लेकिन प्लानिंग नहीं होती थी कि डिज़ाइन उसकी अच्छी बनाई जाए, सारी चीज़ सिस्टमेटिक हो। तो उसने ले तो लिया, पर रसोई घर कहीं पर है, बाथरूम किधर है, सारा उटपटांग था। अब उसको ठीक करने के लिए जब तोड़फोड़ करे तो दीवारें इतनी मजबूत थी, खंभे भी इतने मजबूत थे कि जब हथौड़ी मारते तो आग निकले। इतनी मजबूत सीमेंट डाली हुई थी। समझिए सीमेंट ही सीमेंट थी, बालू की मात्रा बहुत कम रही होगी। अब वो परेशान हो गया, जो चाह रहा था घर थोड़ा सा ठीक बन जाए। तोड़ फोड़, सारा घर, इतना 2-3 तल्ले की बिल्डिंग तोड़ी जा नहीं सकती,
बड़ा मकान है। तो एक प्रॉब्लम था उसके लाइफ में, उसके जीवन में, कि मैं कैसे करूं इसको। सज्जनों, मेडिटेशन करता था एक दिन सुबह के टाइम में, क्योंकि वैसे भी देखिए आप, मॉर्निंग ड्रीम जो होती है वह राइट ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में भी राइट ब्रेन के इंट्यूशंस आ सकते हैं। तो उसके सामने नक्शा आया एक, कि तुम अपने घर की सीढ़ियों को ऐसे घुमा दो तो तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा। सीढ़ियों को चेंज करने का प्लान आया, क्योंकि राइट ब्रेन में लैंग्वेज नहीं है, लॉजिक नहीं है, पिक्चराइजेशन है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब वो सुबह उठा, अपनी मिसेस को उठाया, कहा कि हम अगर ऐसा करें तो कैसा रहेगा। मिसेस ने कहा जो आपको जस्ट आप करो। उसने इंजीनियर नहीं बुलाए, सीधा लेबर मिस्त्री बुलाए, और उनको जो उसके सामने जो प्लान आया था वो प्लान के हिसाब से कहा कि इनको ऐसे तोड़कर ऐसे घुमा दो सीढ़ियों को। वो सारी चीज़ उस एक प्लानिंग से सेट हो गई। अब वो इतना खुश हुआ कि समझिए बिना कोई मेजर खर्चे के भी माइनर चेंजेस करके उसका पूरा घर फर्स्ट क्लास हो गया। अगर वह नक्शा नहीं आता उसके सामने तो परेशान था। घर में रह तो रहा था लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था, और उससे उस घर की सारी सेटिंग ठीक हो गई। तो ऐसी कई घटनाएं, मेरा एक दोस्त मित्र था, बहुत सी घटनाएं, मैं आपके सामने 50 घटनाएं रख सकता हूं, पर शॉर्ट में मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि राइट ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए। एक होम्योपैथिक उसने प्रैक्टिस शुरू की, तो क्या हुआ कि होम्योपैथी में पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स कहते हैं हम। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो हर एक रोग में काम आ सकती है। 25-30 ऐसी दवाइयाँ होती है जिनको हम पॉलीक्रेस्ट कहते हैं, बहुआयामी बहुउपयोगी दवाइयाँ। अब उन दवाइयों के जो लक्षण होते हैं वे एक जैसे होते हैं, बहुत मामूली अंतर होता है। तो जब तक आपकी गहन स्टडी नहीं होगी आप उनमें अंतर नहीं ढूंढ पाएंगे, और उस हिसाब से आप सही दवाई नहीं दे पाएंगे। तो जब उसे प्रैक्टिस शुरू करने का प्लान हुआ तो उसने एक डिसाइड किया कि मैं रोज़ एक दवाई को सीरियसली पढ़ूंगा, उसके सारे सिम्टम को, सारे लक्षणों को अपने हृदय में हृदयंगम करूंगा, जिससे उस दवाई का पेशेंट अगर आता है तो मैं उसको मिस नहीं करूंगा। तो उसने पहले दिन ऐसे एट रैंडम बेलाडोना नाम की दवाई पड़ी। ये रियल घटना बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट डे से उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी थी। पहला जो पेशेंट उसके पास आया बेलाडोना का आ गया, और उसने रात को पढ़ा था, सारे सिम्टम मैचिंग कर रहे हैं, जो जो लिखा था सब चीज़, कि इसमें अचानक रोग आता है, क्षणिक रहता है, गायब हो जाता है, पर बहुत जोर से आता है, बहुत सी जो बातें थी सारे गुण मिल रहे थे उसमें। वो तो खुश हो गया कि जो दवाई पढ़ी मैंने उसी का आ गया। तो उसने वो बेलाडोना दी और पेशेंट ने ठीक होना था। वो खुश हुआ कि मेरी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो गई, बिगिनिंग बहुत अच्छी हो गई। शाम को उसने अगले दिन एक दवाई और पढ़ी, रस्टक्स नाम की। नेक्स्ट डे जो पहला पेशेंट आया वह रस्टक्स का आ गया। तीसरे दिन उसने सल्फर नाम की दवाई पढ़ी, पहला पेशेंट सल्फर का आ गया। 7 दिन तक वो जो पढ़ता था शाम को वही पेशेंट आ गया। अब एक दिन कोइंसिडेंस हो सकती, 2 दिन हो सकती, 7 दिन तक जब ऐसा हुआ वो चौंक गया कि क्या हो रहा है, मैं जो पढ़ता हूँ वही उसी का पेशेंट फर्स्ट पेशेंट आता है। तो अब पहले तो उसने सोचा कि कोई देवी शक्ति मुझे हेल्प कर रही है, या मेरे पूर्व जन्म का कोई इफेक्ट है जो मुझे यहाँ भाग्य है जिसको हम कहते हैं। बाद में उसकी समझ में आया कि क्योंकि वो मेडिटेशन करता था कि राइट ब्रेन को तो पता है कल क्या आने वाला है, उसको तो फ्यूचर पता है। वो वही दवाई पढ़ने के लिए इंस्पायर करता था जिसका कल पेशेंट पहला आना है। तो सज्जनों, उसकी सक्सेस रेट ऑटोमेटिक बढ़ती चली गई, क्योंकि जो दवाई पढ़ता था उसका पेशेंट आया तो उसको पूरे उस पेशेंट का चेहरा, क्योंकि होम्योपैथी में लिखा रहता है
The eyes should be of an artist and the mind should be of a detective. तो ये दोनों, अब जब पेशेंट सामने आ गया तो उसने किस तरह का शकल होती है, किस तरह से बात करता है, किस तरह के लक्षण होते हैं, जो दवाई उसने थ्योरी पढ़ी उसका प्रैक्टिकल भी उसको मिल गया, तो वह एक्सपर्ट बनता चला गया। इस तरह के हर फील्ड में, आप बिजनेस का फील्ड ले लो, जॉब ले लो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ले लो, किसी भी फील्ड में अगर हमारा राइट ब्रेन काम कर रहा है तो इसमें ये हमको क्रिएटिव और इंट्यूटिव बना देगा। और जो जितना ज़्यादा क्रिएटिव और इंट्यूटिव होता है लाइफ में, उसकी सक्सेस रेट उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था जिसकी हेडिंग ही दी थी, राइट ब्रेन द की टू सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। तभी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि प्रभु मेरे सामने पहाड़ आ जाए, माउंटेन्स आ जाए, तो मैं ये प्रार्थना नहीं करूँगा कि ये माउंटेन हटा दो, बल्कि मेरे में इतनी क्षमता डेवलप हो जाए कि मैं उस पहाड़ को, उस माउंटेन को क्रॉस कर सकूँ, लांघ सकूँ। तो जीवन में संघर्ष आना तो प्रभु की कृपा है, इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं हम। पर उसको इजीली, उस संघर्ष, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना, ये बहादुरी है। और इस बहादुरी के लिए हमको दोनों ब्रेन का सहयोग चाहिए, बायां भी चाहिए और दाहिना भी चाहिए। और दाहिने में जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत बड़ा प्रभु की कृपा है, आशीर्वाद है। वह हम हर पिता अपने पुत्र का, अपनी संतान का भला चाहता है। कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरी संतान कष्ट में हो, तकलीफ पाए। तो जो परम पिता परमात्मा है, जो क्रिएटर है, जिसके हम अंश हैं, जो हमारा अंशी है, वह भी चाहता कि हमारा जीवन सुखी, संपन्न और सफल जीवन हो। और उसके लिए वह टाइम टाइम में हमको सिग्नल्स भेजता है, इंट्यूशंस देता है, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं। वह कॉस्मिक, समझिए, सिग्नल्स आ रहे हैं कि तुम ये करो, ऐसा करो, ये करो, ये जाओ, वहाँ जाओ, हर चीज़ का वहाँ से मैसेज आ रहा है। पर हम उसको न करके अपने प्लान बनाते हैं, तब तकलीफ पाते हैं और बाद में सफ़र करते हैं। तो इसीलिए संतों ने कहा, ओ गॉड लेट मी बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई विल। और यही बात गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मया अर्पित मनोबुद्धि मामे से संशयम, कि तुम निरंतर सुमिरन करो और काम भी करो, और जब तुम्हारा मन बुद्धि मेरे से कनेक्टेड रहेगा तो तुम्हें सफलता भी मिलेगी और तुम मुझे प्राप्त भी होंगे। तो एक्चुअली राइट ब्रेन जीवन में बहुत बड़ी हमारी, एक तरह से कहिए, उपलब्धि है, ज़रूरत है। और आजकल की पढ़ाई में बायां ब्रेन तो हमारे एक्टिव हो गया है, दाहिना ब्रेन को एक्टिव करने के लिए सिंपल है, हमको जो गर्म में साधना की थी उस साधना को सीखना पड़ेगा। और ये नहीं हो सकता, लोग तो कहते हैं आज अनेक रास्ते हैं, जिधर से भी जाओ, जो भी पूजा करो, तुमको जो ठीक लगता है करो। सज्जनों, एक्चुअली ये बात नहीं है, एक्चुअली ये बात नहीं है, क्योंकि आप जीवन में गर्म में ये तो हो नहीं सकता कि एक ने अलग किया होगा, दूसरे ने अलग साधना की होगी। मेडिटेशन, डिफरेंट मेडिटेशन लोगों ने वहाँ के उम्ब के अंदर किए होंगे, गर्भ के में किए होंगे। गर्भ में अगर की साधना की है, सारे विश्व के बालकों ने, सारे विश्व के बच्चों ने एक ही साधना की है। वो साधना कॉमन टू ह्यूमैनिटी है, यूनिवर्सल है, और परंतु है मेटाफिजिकल, पराभौतिक। क्योंकि वहाँ बच्चा भाषा नहीं जानता था, उसका लॉजिकल ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ था, केवल राइट ब्रेन फंक्शनिंग कर रहा था। तो वह जो साधना उसने उस समय की, जिससे उसका राइट ब्रेन डेवलप होकर आया, वह साधना, गर्भ की साधना सारे विश्व के मानव के लिए एक है।
और जब भी व्यक्ति उस साधना को भूल जाता है तो महापुरुषों का अवतार होता है, जिसको गीता में कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो वह जो महापुरुष आते हैं वह कुछ भी नया नहीं सिखाते हैं। हमको लगता है जब तक हम गहराई में नहीं जाते हैं, हमको लगता है कि जितने महापुरुष आए उन्होंने अलग अलग संदेश दिया, अलग अलग साधना सिखाई, अलग अलग पूजा की विधियां सिखाई होगी। नहीं है सज्जनों, ऐसा जितने भी महापुरुष संसार में आए सब ने उस गर्भ की साधना को सिखाया, प्रैक्टिकल कराया। समझाने का तरीका, भाषा डिफरेंट होने के कारण हम उसको अलग अलग समझ बैठे। कहा भी है एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है पर उसका एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो जाते हैं। तो वो जो साधना है गर्भ की, उसको हमको सीखना ही पड़ेगा, दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं। और वही साधना हमको उस कॉस्मिक सर्वर से कनेक्ट कराएगी और हमारा राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे और ये हमारा सुपरवाइजिंग ब्रेन बनेगा। इसको जब सुपरवाइजिंग, महान पुरुषों में हमारे में अंतर क्या है? कहते हैं ब्रेन में 4 तरह की वेव्स की तो हम बात करते हैं, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा। कहते हैं जब दोनों ब्रेन मिलकर काम करते हैं तो गामा वेव्स क्रिएट होती है, जो एनलाइटेड महापुरुषों के अंदर होती है। वो इतना फास्ट वर्किंग करते हैं, परफेक्ट वर्किंग करते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसा महान पुरुषों के जीवन में भक्तों ने देखा है, पाया है, प्रैक्टिकली देखा है कि उनकी वर्किंग परफेक्ट भी होती है, फास्ट भी होती है। एक बार एक ने पूछा श्री महाराज जी से कि रामायण में लिखा है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कि समर्थ कुछ भी करे उसको दोष नहीं लगता है। तो ये तो गड़बड़ बात हो गई। और कोई गलती करे तो उसको दोष लगेगा, उस पनिशमेंट होगी, और समर्थ कुछ भी करे उसको कोई दोष नहीं लगेगा। तो ये तो बात जमी नहीं। महाराज ने कहा भैया तुम समझे नहीं इस बात को। समर्थ को इसलिए दोष नहीं लगता कि जो समर्थ वह व्यक्ति है जिससे गलती होती ही नहीं है। अगर उससे गलती हो रही है तो समर्थ कहाँ हुआ? इसलिए जब गलती नहीं होगी तो उसको दोष कहां से लगेगा? तो समर्थ वह व्यक्ति है जिससे मिस्टेक होती नहीं सज्जनों। और ये स्थिति जब उस गर्भ की साधना को व्यक्ति करते हुए जब मन को उससे कनेक्ट कर देता है, दोनों ब्रेनों की फंक्शनिंग जब सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं तो वो उस अवस्था को प्रैक्टिकली प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये जो मानव का जीवन मिला है, इसकी सबसे बहुमूल्य चीज ही हमारा ब्रेन है। बाकी तो जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं, साइंस भी इस बात को स्वीकार करती है कि ह्यूमन ब्रेन बहुत ही यूनिक है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम इसका 5% पावर भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो सारांश ये है कि हम टोटल ब्रेन पावर को यूज करने का फॉर्मूला ढूंढें। उसके लिए दाहिने बाएं के साथ साथ दाहिने ब्रेन को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको गर्भ की साधना को सीखना पड़ेगा, वह स्पिरिचुअल साइंस को सीखना पड़ेगा। लोग तो आजकल अलग अलग धर्मों के हिसाब से धर्म के अलग अलग हमने ब्रांचेस बना दी, पर सज्जनों वास्तव में स्पिरिचुअल साइंस एक है सारे विश्व के लिए, जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं। वह स्पिरिचुअल साइंस का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वह गर्भ की साधना है। और वह क्या है उसको आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे किसी एपिसोड में। तब तक के लिए जो हमारा ब्रेन का चैप्टर था आज यहाँ पर पूरा हो रहा है। हमने शुरू में मन को डिस्कस किया कि मन क्या है, मन के पास बुद्धि नहीं है, ये बात बहुत बड़ी बात है। आज एक आध्यात्मिक चर्चा में कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे ब्रेन के अंदर जो थॉट प्रोसेस है वही मन है, वही माइंड है। पर सज्जनों वास्तव में ये बात नहीं है। थॉट प्रोसेस जो ब्रेन के अंदर पैदा होता है, हमारे मस्तिष्क में जो विचारों का प्रभाव होता है, मन जब ब्रेन से कनेक्ट होता है तब थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है। ग्रे मैटर की ट्रिगरिंग ये मन करता है। मन एक्टिवेटिंग मीडियम है, पर मन के पास बुद्धि नहीं है, मन के पास ब्रेन नहीं है।
मन क्या, जिसके पास कोई बुद्धि नहीं उसमें थॉट प्रोसेस कहाँ से आएगा। मन बिल्कुल अलग चीज है, ब्रेन बिल्कुल अलग है। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है ब्रेन यहीं रह जाता है और उसको कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है। स्पेशल ब्रेन जो मनुष्य जीवन की सबसे कीमती चीज थी वो हमसे यहीं छूट जाती है। मन आत्मा के साथ जाता है, माइंड एंड में सोल बधी हुई समझ लिए उसमें जाती है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो माइंड और सोल तो जाके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, पर उन शरीरों में 84 लाख योनियों में ये मस्तिष्क नहीं होता, ये ब्रेन नहीं होता जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है। और इसीलिए ना सोचने की, ना डिस्कस करने की, ना प्लानिंग की सारी क्षमताएं में कोई भी क्षमता पशुओं के अंदर नहीं होती है। वो तो कहा हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुनी ज्ञान निदाना। हित और अनित तो वो जानते हैं अच्छे। डर भय बहुत सी चीजें उनके अंदर कॉमन है। आहार निद्रा भय मैथुनम च ये तत् समाना पशुभी नरानाम ज्ञाने नरानाम अधिको विशेषो ज्ञाने न पशुभी समाना। वो जो क्षमता है अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी उस अध्यात्म को, स्पिरिचुअल साइंस को समझने की, वो ब्रेन उनके अंदर होता ही नहीं है जो ब्रेन हमें परमात्मा ने दे रखा है। तो हमारी स्पेशलिटी ब्रेन है और उसको अगर हमने उपयोग नहीं किया तो कहते हैं मुट्ठी बांध के आया जगत में खाली हाथ जाएगा और पछताते हुए जाएगा। दोष किसी को दें पर दोषी हम हैं। तभी भगवान राम कहते हैं सो परंत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कि वह दोष देंगे लेकिन गलती अपनी है कि जो कैपेसिटी दी थी प्रभु ने, जो इतना बड़ा पोटेंशियल दिया था, इतना स्पेशल ब्रेन दिया था, हमने उसका उपयोग नहीं किया। तो सज्जनों, पहले सुनना है, समझना है और फिर प्रैक्टिकल करना है। का सुने ही समझे जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग लहे चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। पहले सुने, उसको समझे, फिर उस पर कंटेम्पलेट करें, मनन करें और फिर उसको लाइफ में प्रैक्टिकल करें। तभी तो कहा व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है। पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है, पर उसके जीवन में एक और पशु प्राणियों के जीवन में जीवन शैली करीब करीब सेम जैसी होती है। पर जब वह स्पिरिचुअल साइंस को सीखता है तब कहते हैं उसका दूसरा जन्म होता है। और वह स्पिरिचुअल साइंस वो गर्भ की साधना है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत सुना के विदा लूंगा। एक बहन की शादी होके ससुराल गई। एक दिन उसके एक साधु आया। साधु को, महात्मा जी को उसने खाना पीना खिलाया, सेवा की। महात्मा जी पूछने लगे बेटी तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? उसने कहा महात्मा जी मेरी उम्र तो 10 साल है, मैं 10 साल की हूँ। बगल वाले कमरे में टेम्परेरी पार्टीशन था, उसका ससुर सुन रहा था। बोला मेरी बहू कितनी झूठ बोल रही है, 30 साल की उम्र हो गई 10 साल बता रही है। आश्चर्य लगा कि ये तो अच्छी लगती थी पर ये तो आज झूठ बोल रही है। फिर उसने पूछा तुम्हारे पतिदेव की उम्र कितनी है? बोले वो तो अभी 2 साल के हैं। अब बुढ़े को गुस्सा आने लगा कि ये तो बड़ी बन रही है और उसको 2 साल की बता रही है। फिर पूछा तुम्हारे सासू की उम्र कितनी हो गई? बोले जी वो तो दिन छोटी है, 1 साल की है अभी। अब विचित्र बात कर रही है वह। फिर पूछा तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? बोले जी क्या करें, उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, तो गर्भ में है। अब ससुर को गुस्सा आया और बाहर आकर खरी खोटी सुनाने लगा अपनी बहू को। महात्मा जी का बाबा आप नाराज क्यों हो रहे हो? बोले मेरा जन्म नहीं हुआ तो इसने किसके पुत्र से शादी की? किससे शादी की? बोले आप समझे नहीं, हमारी आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी। पहला जन्म माँ के गर्भ से होके भी अध्यात्म में उसको मनुष्य का जन्म नहीं माना जाता। दूसरा जन्म उस दिन माना जाता है जो उस गर्भ की साधना को शुरू करता है, जो उसको दूसरे लोक में ले जाती है, अंतर जगत में प्रवेश कराती है, जिसको हम 10वां दरवाजा कहते हैं, जहाँ हम टीका लगाते हैं। इसके नीचे भौतिक संसार है, इसके ऊपर आध्यात्मिक संसार है।
तो जब उसमें प्रवेश करता है तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। तभी तो क्राइस्ट ने कहा यू हैव टू बी बोर्न अगेन इफ यू वांट टू इंटर द किंगडम ऑफ गॉड, कि ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना तो तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो तुम्हारी बहू ने 10 साल पहले उस साधना को सीखा, इसने अपनी उम्र 10 साल बताई। तुम्हारे लड़के ने, इसके पति ने 2 साल पहले सीखा तो उसकी उम्र 2 साल बताई। तुम्हारी घरवाली ने 1 साल पहले सीखा तो उसकी उम्र 1 साल बताई। मेरे ससुर गर्भ में, मतलब अभी सुन रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज़ को प्राप्त नहीं किया है, उस साधना को स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए कहा ये गर्भ में है, तो उनको संतुष्टि हुई। तो सज्जनों, उस साधना को सीखना है, राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना है और दोनों ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन होकर अपना जीवन भी सुखी और संपन्न बनाना है और समाज और देश को भी सुखी और संपन्न बनाना है। विश्व में सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है अगर हम गर्भ की साधना को खुद स्वयं करें और संसार में उसका प्रचार करें। तो आज हम ब्रेन के चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब कॉग्निटिव साइंस के 3 भाग थे, मन, बुद्धि और आत्मा। मन के ऊपर हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं और ये मन जब तक हमारा उस साधना में कनेक्ट नहीं होगा, राइट ब्रेन एक्टिवेट भी नहीं होगा। मन एक है, चाहे आप बाएं ब्रेन में ले जाओ चाहे दाहिने में ले जाओ। ये कहा गया है कि मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे तो हरि भजन में, चाहे विषय कमाओ। अर्थात चाहे आप लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड रखो, चाहे इससे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करो। तो लेफ्ट को तो हमने बहुत एक्टिवेट कर लिया और इसकी आदत खराब कर दी है, अब इसको राइट को एक्टिवेट करना है। तो तब हम जीवन में सफलता और संपन्नता को प्राप्त करेंगे। तो हमने कहा था कॉग्निटिव साइंस के 3 ब्रांच हैं, मन, माइंड, ब्रेन और कॉन्शियसनेस। मन, बुद्धि और चेतना। अब चेतना जो आत्मा है, जिसको हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसके फंक्शन क्या है, अगले एपिसोड में अब हम आत्मा के चैप्टर्स को शुरू करेंगे। और ये तीनों चीज हम जीवन में, इनके ये मैनेजमेंट ग्रुप है हमारे जीवन का, ब्रेन, माइंड और कॉन्शियसनेस। इन तीनों के वर्किंग को अगर हम समझ लेते हैं और इन तीनों का सही ढंग से संचालन कर लेते हैं तो ये जीवन हमारा सफल होगा। इसके साथ आज का हम प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करते हैं। सबको मेरा नमस्कार, अभिवादन, जय सच्चिदानंद।